कैसे एक अनजान आदमी ने पूरी सरकार की नाक में दम करके रखा और उनके साथ दिक्कत यह है कि ना तो वो उसको पकड़ पा रहे हैं और ना ही इंटरनेशनली उनकी कोई गुहार सुन रहा है। एक अननोन गनमैन जो पाकिस्तान और कनाडा में खुले आम गन लेके घूम रहा है और उसे जैसे ही ऑर्डर मिलते हैं वो अपना काम करता है। और ये पहली बार था जब कोई इंडियन पर्सनल इस इंटरव्यू में शामिल हुआ। अगर सऊदी ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं। आज तक अननोन गनमैन ने जिन जिन लोगों को मारा है वो पाकिस्तान में तो कभी थे ही नहीं। वो एक काफिर था, टेस्ट पास करने के लिए मारना जरूरी था। अननोन गनमैन की लिस्ट में ये नाम ऐसा था जिसने अभी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल जी के मन में बहुत गहरा घाव छोड़ दिया था। वहीं पास में एक आदमी मरा पड़ा था। कुछ लाखों का पेमेंट एक अफगान नेशनल को किया गया। इस ग्रुप में रॉ के कुछ ऑफिसर्स भी घुस गए। फॉर वॉट यू आर मैसेजिंग मी, क्योंकि दिल्ली की परमिशन के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। कैसे वो काम करता है और कैसे वो सफाई से इन सारे ऑपरेशंस को अंजाम देता है, हम ये सारी बात आज करेंगे। इसी अननोन गनमैन की मिस्ट्री को लेकर द गार्डियन ने कुछ समय पहले एक खुलासा किया था। अच्छा, इस सब रिपोर्ट्स में उन्होंने दावा किया और डायरेक्ट मोदी जी और रॉ का नाम लेके कहा कि इन सब असैसिनेशंस में उनका इन्वॉल्वमेंट है। अब जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, जो द गार्डियन है एक बहुत बड़ी ब्रिटिश की न्यूज एंड मीडिया एजेंसी है जो ऐसे ही कुछ इन्वेस्टिगेटिव ऑपरेशंस और ऐसे इंटरव्यूज वगैरह के लिए जानी जाती है और ये 1821 से है। द गार्डियन में छपी रिपोर्ट इतनी ज्यादा चर्चा में है कि जब इस रिपोर्ट को लेकर हमारे यहाँ के एक पत्रकार ने गृह मंत्री अमित शाह जी से पूछा तो उनका जवाब कुछ ये था। इसमें परेशानी क्या है किसी को? हमें कोई एजेंसी का काम करेगी, हम सब ने इसमें क्यों पढ़ना चाहिए? गार्डियन की रिपोर्ट से आपको परेशानी तो नहीं है ना? नहीं, मैं तो मानता हूं अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूं कांग्रेस को समझा दो, इतना वो नहीं मानते अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूं सैयद सलाउद्दीन किसने मारा, क्यों मरा, कैसे मरा, क्यों इसमें घुसना है? अब ये रिपोर्ट पब्लिश होती है 4 अप्रैल 2024 को, जिसके एंड में ये कहा जाता है कि दिल्ली अभी इंटरनेशनल दबाव के कारण इन सबसे पीछे हट गई है और उसने ये सभी ऑपरेशंस अभी सस्पेंड कर दिए हैं। और इसके ठीक 10 दिन बाद खबर आती है लाहौर से 14 अप्रैल 2024 को कि सरबजीत के किलर आमिर सरफराज को अज्ञात हमलावरों ने उसी के घर में घुसकर उसको गोली मार दी। द गार्डियन अपनी इस रिपोर्ट में दावा करते हैं कि ये पहली बार था जब कोई इंडियन पर्सनल इस इंटरव्यू में शामिल हुआ और उसने इस ऑपरेशन से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए जिसमें ये प्रूफ होता है कि रॉ का इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। उस एजेंट ने आगे बताया कि ऐसे किसी भी ऑपरेशन के लिए भारत सरकार की सबसे हाईएस्ट लेवल की अथॉरिटी की परमिशन की जरूरत होती है। उसका कहना था कि उससे सारे ऑर्डर्स रॉ से मिला करते थे और रॉ को सारे इंस्ट्रक्शन पीएम नरेंद्र मोदी के ऑफिस से मिला करते थे। उनकी परमिशन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कभी भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं थी। इसका सिलसिला शुरू हुआ 2018 में जब जमाल खशोगी की हत्या के बाद भारतीय प्रधानमंत्री कार्यालय में ये चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि सऊदी ने जो किया वो बहुत ज्यादा प्रभावी था, इससे कुछ सीखा जा सकता है। एक सीनियर ऑफिसर ने मीटिंग के दौरान कहा, अगर सऊदी ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं। इससे न केवल दुश्मनों से छुटकारा मिलता है बल्कि देश के खिलाफ काम कर रहे लोगों में दहशत भी बनी रहती है और उन्हें एक वार्निंग भी मिल जाती है। हर एजेंसी ऐसा करती है। भारत को भी अगर शक्तिशाली बनना है तो उसे अपनी शक्ति का प्रयोग दुश्मनों में करना पड़ेगा। इसके बिना हम पावरफुल नहीं बन पाएंगे। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, जमाल खशोगी यूएस बेस्ड पत्रकार थे जो कि सऊदी अरब सरकार के आलोचक भी थे। इनकी स्टोरी भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज तक इनका पता नहीं चल पाया। इसमें सऊदी सिक्योरिटी एजेंसी का हाथ कहा जाता है। अगर आपको इस केस के बारे में भी जानना हो तो कमेंट सेक्शन में जमाल खशोगी जरूर लिखिएगा। फिर आया देश के इतिहास का सबसे काला दिन, पुलवामा अटैक 2019, जिसने देश के दृष्टिकोण को बदल कर रख दिया। तब तक ये डिसाइड हो चुका था देश के खिलाफ काम कर रही शक्तियों को अटैक या प्लानिंग से पहले ही निपटा देना चाहिए। पिछले 3 सालों में अननोन गनमैन के ऑपरेशंस में ज्यादातर लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादियों के समूह थे और उनमें से कुछ थे कश्मीरी आतंकवादियों के हैंडलर्स जो उन तक हमले की मदद और सूचना पहुंचाते थे। इंडियन ऑफिशियल्स का कहना था कि हम भारत में हो रहे सभी अटैक्स को रोकने में सक्षम थे, बट हम उस बात को कैसे इग्नोर करें कि उन सभी हमलों की प्लानिंग करने वाले आका अभी भी पाकिस्तान में छुप कर बैठे हैं। अब भारत घर में बैठे ये वेट नहीं करने वाला था कि दूसरा मुंबई हमला या संसद हमला हो। और जो इंडियन एजेंट था उससे भी जब बात की गई थी तो उसने भी ये बताया कि इन सब ऑपरेशंस को वो चाहकर भी नहीं रोक सकते क्योंकि पाकिस्तान क्रिमिनल्स का स्वर्ग बन चुका है।
और वो उस जड़ तक पहुंचना चाहते हैं, रूट कॉज तक पहुंचना चाहते हैं। और जो पाकिस्तान एजेंट था उसने द गार्डियन को बात करते हुए कुछ ऐसे सबूत भी दिखाए 7 केसेस से रिलेटेड जो आज तक कभी सामने नहीं लाए गए। आज तक 20 से ज्यादा किलिंग्स हो चुकी हैं और इन सब का पैटर्न एक सा था। कुछ गवाहों के टेस्टिमोनी वीडियोस थे, उनके अरेस्ट रिकॉर्ड थे और जो उनको पेमेंट्स मिले उनकी बैंक डिटेल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस थे और यहाँ तक कि कुछ पासपोर्ट्स भी थे। इन सब से प्रूफ होता है कि भारत इन सब किलिंग्स में शामिल है। द गार्डियन ने इस रिपोर्ट में दावा किया कि उन्होंने इन सब प्रूफ्स को खुद देखा है। अब आपको ये बात समझना होगा कि पाकिस्तान ये सबूत और जांच ऑफिशियल लेवल पर पब्लिक नहीं कर सकता, क्योंकि आज तक अननोन गनमैन ने जिन जिन लोगों को मारा है वो पाकिस्तान में तो कभी थे ही नहीं। इन सभी का नाम प्रतिबंधित आतंकवादी समूहों से जुड़ा रहा है और पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि हम ऐसे किसी भी शख्स को नहीं जानते, ना हमने उन्हें अपने देश में शरण दी है। तो ये सब गिरफ्तारी, सबूत, ये सब बंद दरवाजों की जांच है और पाकिस्तान ये कभी नहीं कहेगा कि इनकी रियल आइडेंटिटी क्या थी। इसीलिए ये अननोन गनमैन पाकिस्तान के गले की हड्डी बना हुआ है। अब पाकिस्तान ऑफिशियल्स ये भी कहता है कि जो इंडिया है उसकी घर में घुस के मारने की जो प्लानिंग है वो रातों रात नहीं हुई। उसने 2 साल तक इस चीज के लिए अपना खुद का एक नेटवर्क तैयार किया होगा, खासकर यूएई में। और ये नेटवर्क बिल्कुल स्लीपर सेल की तरह है जो जरूरत पड़ने पर भारत का काम वर्ल्ड के किसी भी कोने में किसी भी तरह से कर सकता है। और इनका काम होता है कि अलग अलग ऑपरेशंस के लिए किलर्स की रिक्रूटमेंट करना। इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, तब जाकर उनका नेटवर्क इतना ज्यादा पावरफुल है आज की डेट में। और फिर आया 2023 जिसमें ये सब किलिंग्स का काउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया। पाकिस्तानी एजेंट का कहना था इन सब ऑपरेशंस के लिए जो इंडियन एजेंट थे उन्होंने जिहादियों, लोकल क्रिमिनल्स और गरीब पाकिस्तानियों को हायर किया और उनसे ही ये सारी शूटिंग करवाई। और उन्होंने ये यकीन उनको दिलवाया कि आप काफिरों को मार रहे हैं और इससे आपको जन्नत नसीब होगी। इन सब की जरूरतों और पैसों का ख्याल इंडियन स्पाइस ने बखूबी रखा और रॉ के हैंडलर्स की जो सारी मीटिंग्स होती थी वो नेपाल, मॉरिशस और मालदीव में हुई। आगे इन्वेस्टिगेशन में बताया गया कि ये सारे पेमेंट्स दुबई के थ्रू आते थे। अब इससे रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस की बात करते हैं। रॉ के हैंडलर्स बहुत लंबे समय से जिस आदमी की तलाश कर रहे थे उसके मूवमेंट और लोकेशन की जानकारी उन्होंने रॉ की एक लेडी ऑफिसर के साथ शेयर की। जिसकी मूवमेंट की जानकारी मिली थी उसका नाम और चेहरा जहूर मिस्त्री से अभी मैच नहीं कर रहा था। पहले हमें इसकी आइडेंटिटी कंफर्म करने की जरूरत है, क्योंकि इसका हुलिया और नाम मिस्त्री जहूर इब्राहिम से नहीं मिल रहा है। इसी बीच पाकिस्तान के कराची में अख्तर कॉलोनी में स्थित एक फर्नीचर शोरूम के ऑनर को एक व्हाट्सएप मैसेज मिला जो एक अननोन नंबर से था। क्या तुम जाहिद हो? मैं न्यूयॉर्क पोस्ट की एक जर्नलिस्ट हूँ। क्या तुमसे इंटरव्यू के सिलसिले में मुलाकात हो सकती है? जिसके रिप्लाई में जाहिद ने ये पूछा, फॉर वॉट यू आर मैसेजिंग मी। ये रिपोर्टर कोई और नहीं बल्कि रॉ की एजेंट थी। जाहिद की आइडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए रॉ की एजेंट ने ऐसा प्रिटेंड किया कि वो एक जर्नलिस्ट है और उसका इंटरव्यू लेना चाहती है। यह वही शख्स था जो 1999 में एयर इंडिया की फ्लाइट हाईजैकिंग में शामिल था, जिसका उस समय कोड था डॉक्टर। अननोन गनमैन की लिस्ट में ये नाम ऐसा था जिसने अभी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल जी के मन में बहुत गहरा घाव छोड़ दिया था। कंधार कांड के समय 1999 में अजीत डोवाल उस समय के आईबी प्रमुख थे, क्योंकि इसी ने फ्लाइट हाईजैकिंग के थ्रू मसूद अजहर और 2 अन्य आतंकवादियों को छुड़वाया था। मसूद अजहर ने छूटते ही 1 साल बाद जैश ए मोहम्मद को बनाया और अगर ये ना होता तो ना जैश ए मोहम्मद बनती, ना ही संसद में हमला होता, ना ही मुंबई हमला होता और ना ही पुलवामा अटैक होता। उस कांड के बाद इसका पता 2022 में चला। ये हुलिया और नाम बदलकर पाकिस्तान के कराची में फर्नीचर का शोरूम चला रहा है। जैसे ही जाहिद की आइडेंटिटी कंफर्म हुई, एक अनजान बाइक सवार गन के साथ आया और पॉइंट ब्लैंक रेंज से जाहिद के सर में 2 गोली मारी और हवा में कहीं गायब हो गया। बंद दरवाजों में बहुत सारी जांच की गई, बट उसके कुछ हैंडलर्स को पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी ने पकड़ लिया और उनसे लंबी पूछताछ चली। इस काम के लिए कुछ लाखों का पेमेंट एक अफगान नेशनल को किया गया, जिसके बाद अफगान नेशनल मार्च 2022 में आया। उसने अपना काम किया और वापस पाकिस्तान की सरहद पार कर अफगानिस्तान चला गया। वो अफगानी आदमी कौन था ये आज तक राज ही है। बात है पिछले साल के सितंबर मंथ की। पाकिस्तान में रावलकोट में स्थित एक मस्जिद में सुबह नमाज चल रही थी, तभी मस्जिद गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा और फिर एकदम सन्नाटा छा गया।
वहीं पास में एक आदमी मरा पड़ा था। जांच में पता चला कि इसका नाम था रियाज अहमद, जो कि लश्कर-ए-तैयबा का शीर्ष कमांडर था। इसको मारने का पैटर्न बिल्कुल सेम था। पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंट्स बहुत ज्यादा अलर्ट में थी, इसलिए उन्होंने तलाश जारी करी और एक 20 साल के लड़के अब्दुल्ला को पकड़ा। जब इससे पूछताछ की गई तो पता चला जिसे टेलीग्राम के चैनल के थ्रू भर्ती किया गया है। ये लड़का एक जिहादी सोच वाला था और इसका कहना था जिसे मारा वो एक काफिर था, जिसे एक टेस्ट पास करने के लिए मारना जरूरी था। पाकिस्तानी एजेंसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब इस टेलीग्राम ग्रुप की जांच की गई तो पता चला कि ये ग्रुप एक इस्लामिक स्टेट से इंस्पायर हुए लोगों और जिहादियों का था, जो इसके लिए अपनी जान देने और लड़ने के लिए भी तैयार थे। अब्दुल्ला भी इस ग्रुप में जुड़ गया। इस ग्रुप में रॉ के कुछ ऑफिसर्स भी घुस गए और वहीं से अब्दुल्ला को भर्ती किया गया और उसे बताया गया कि अगर वो अफगानिस्तान जाना चाहता है, इस्लामिक स्टेट के लिए लड़ाई करना चाहता है, तो उसे पहले पाकिस्तान में बैठे काफिर को मारने की परीक्षा पास करनी होगी। उसी के बाद उसे अफगानिस्तान भेजा जाएगा। शाहिद लतीफ का भी जो केस है, जो जैश ए मोहम्मद का कमांडर है, जो इंडिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी था, उसकी किलिंग्स की भी कई बार अटेम्प्ट्स हुए। अब यहाँ जो स्टोरी थोड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ ले लेती है। जिसने लतीफ को मारा वो 20 साल का एक पाकिस्तानी लड़का था, जिसको यूएई में रिक्रूट किया गया था। पाकिस्तानी एजेंट आगे कहता है कि जो डॉक्यूमेंट्स उसके पास से मिले उससे ये प्रूफ होता है कि जो लड़का था यूएई में अमेज़न पैकेजिंग सर्विसेज के वेयर हाउस में काम करता था। लतीफ की जानकारी और लोकेशन पता लगाने के लिए उसको पहले पाकिस्तानी रुपीज में 13,86,000 रुपए का पेमेंट किया गया और उसको ये प्रॉमिस किया गया कि अगर वो पकड़ा नहीं जाता है तो उसको 1.5 करोड़ रुपए और दिए जाएंगे और यूएई में उसकी खुद की केटरिंग सर्विसेज खुलवा के दी जाएगी। तो उसने लतीफ को सियालकोट की एक मस्जिद के बाहर शूट कर दिया। बट दिक्कत यहाँ रही कि वो थोड़ी देर बाद ही वो पकड़ा गया। पाकिस्तानी एजेंट ने आगे रिपोर्ट में ये भी कहा कि सितंबर के बाद से सभी किलिंग्स बंद कर दी गई है, क्योंकि सितंबर में जस्टिन ट्रूडो, जो कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया पे डायरेक्ट एलिगेशन लगाए थे जब हरदीप सिंह निज्जर को एक अननोन गनमैन ने शूट कर दिया था। Allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar। कनाडा की जो एजेंसी है उसने ये भी पता लगाया जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है, उसकी किलिंग्स के लिए न्यूयॉर्क के एक हिटमैन को इंडियन स्पाइस ने रिक्रूट करने का अटेम्प्ट किया था। गुरपतवंत सिंह पन्नू वही है जिसकी वीडियो आप इंटरनेट वगैरह और यहाँ पे टीवी वगैरह में देखते रहते हैं। आए दिन वो इंडिया को धमकी देता रहता है और एंटी इंडियन बातें करता है, जिसने आम आदमी पार्टी पर पैसे लेके उनको सपोर्ट करने का आरोप लगाया था। और उस तो बाद 2014 तो लेके आज ताई $16 मिलियन खालिस्तानी पक्षी धिरां ने दिता ये आम आदमी पार्टी दी सरकारां बनाउण नूं। बट तभी एलिगेशंस और कुछ इंटरनेशनल मीडिया में बहुत ज्यादा ये इशू क्रिएट हो रहा था, इसलिए उस समय ये सब चीज को रोक दिया गया। अभी किलिंग्स इतनी ज्यादा लंबी और इतने ऑपरेशन इतने बढ़िया हैं कि इन पे शायद एक मूवी बनानी पड़ेगी, वीडियो बहुत ज्यादा छोटी पड़ जाएगी। अब यहाँ पे एक बात समझना बहुत जरूरी है कि इंडिया जैसी कंट्री पे इस तरह के एलिगेशन लगाने के लिए एक बहुत बड़े बेस की जरूरत होती है, एक सबूतों का आधार चाहिए। और एक और सोचने वाली बात यह भी है, क्या रियली कोई इंडियन ऑपरेटर्स ने डायरेक्ट द गार्डियन से बात करी और इस सभी ऑपरेशंस के बारे में बताया? ऐसे किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट की जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होती है उसकी परमिशन की जरूरत होती है, क्योंकि दिल्ली की परमिशन के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो क्या इससे इंडिया डायरेक्ट वार्निंग देना चाहता है और अपनी पावर दिखाना चाहता है वर्ल्ड के उन सभी देशों को जो इंडिया के खिलाफ काम करते हैं और इंडिया के खिलाफ बोलते हैं और ऐसे टेररिस्ट को जगह देते हैं? क्योंकि अभी जब पब्लिकली मोदी जी ने डायरेक्टली कहा कि आज भारत में आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है, और जब इस बारे में अमेरिका से बात की गई तो वो डायरेक्टली मुकर गया। उसने कहा killings in Pakistan. Is this statement a concern for Biden? So as I have said before, the United States is not going to get into the middle of this, but we do encourage both India and Pakistan to avoid escalation and find a resolution through dialogue. उसने कहा कि हम इस बारे में नहीं पढ़ना चाहते, ये उनका मैटर है, क्योंकि ये सभी तरह के डॉक्यूमेंट दिखाना ये अपनी पावर शो करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है। और ये आप और हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड की बात है, क्योंकि जहाँ पे कुछ साल पहले हम वर्ल्ड में भागे भागे फिरते थे, जहाँ पे हमारी कोई बात नहीं सुनता था, हम लोगों को जाके कहते थे कि हमारे ऊपर आतंकवादी हमला हो रहा है, आप इसे बंद करिए। हम यूएन जाते थे, इधर जाते थे, इधर जाते थे और हमारी बात कोई नहीं सुनता था। और अब ये कंडीशन है कि वर्ल्ड हमारे पास आता है और जब हम खुलेआम बोलते हैं तो सब बोलते हैं कि ये हम इस मैटर में नहीं पढ़ना चाहते। तो ये इंडिया की बढ़ती हुई पावर को शो करता है कि अब आप समझ जाओ, इंडिया किसी के भी अप्रूवल की अब वेट नहीं करने वाला है। आपका क्या कहना है इस अननोन गनमैन के ऑपरेशंस को लेकर?
कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि डेफिनेटली ये सब ऑपरेशन अननोन गनमैन के हैं। इसका भारत से कोई भी रिलेशन नहीं है। ये सब एक झूठे एलिगेशन है। बाकी आप समझदार हैं।